नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिंजनी पांडे है। मैं मुंबई में गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। इस चैनल में हम कुछ ऐसे हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं जो लेडीज़ की हेल्थ से रिलेटेड हों। आज का हमारा छोटा सा डिस्कशन है और ये है एंडोमेट्रियोसिस और डाइट का रिलेशनशिप या इनके बीच में संबंध। एंडोमेट्रियोसिस पर मैं बहुत सालों से एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स को ट्रीट करती हूँ और स्पेशली एंडोमेट्रियोसिस का जो सर्जिकल मैनेजमेंट है, यानी सर्जरी जो लैप्रोस्कोपी के माध्यम से होती है, चाहे एंडोमेट्रियोसिस को रिलीव करने के लिए, चाहे जो उसके एक्सटेंडेड सिम्टम्स हैं गट रिलेटेड, यूरिनरी सिस्टम रिलेटेड, नर्व रिलेटेड, इन सब की सर्जिकल मैनेजमेंट मैं काफ़ी सालों से कर रही हूँ। बहुत सारे एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और उनका एक कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि डॉक्टर, कैन आई चेंज माय डाइट सो दैट मुझे एंडोमेट्रियोसिस में कुछ रिलीफ हो सके? क्या मुझे अपने खाने की चीज़ों में कुछ बदलाव लाना चाहिए? क्या मुझे कुछ पर्टिकुलर फूड्स अवॉइड करने चाहिए या कुछ पर्टिकुलर फूड्स खाने चाहिए ताकि मेरी डिज़ीज़ थोड़ी कंट्रोल में आए, डिज़ीज़ का प्रोग्रेशन थोड़ा डिले हो, सो ऑन सो फोर्थ। तो आज हम देखेंगे कि डाइट और एंडोमेट्रियोसिस का क्या संबंध है, साइंटिफिक डेटा यानी साइंटिफिक एविडेंस क्या है इसके बारे में, इस पर हम आज बात करेंगे। यदि आपको एंडोमेट्रियोसिस के बारे में डिटेल में समझना है तो इस पर मेरे चैनल पर ऑलरेडी 4 वीडियोस आ चुके हैं जिसमें मैंने बड़े सिस्टमैटिक मैनर में और बड़ी डिटेल में डिस्कशन किया है। तो पहले हम समझते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस जो बीमारी है, इसमें जो एक मेन फैक्टर होता है वो होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन अगर हिंदी में समझना चाहें तो इन्फ्लेमेशन का अर्थ है शरीर के अंदर कुछ ऐसे तत्वों का अधिक होना जो शरीर में एक तरह की अंदरूनी सूजन पैदा करें। इंग्लिश में इसे इन्फ्लेमेशन कहा जाता है और इन्फ्लेमेशन की वजह से कुछ ऐसे सेल्स हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में ज़्यादा होते हैं जो एक जनरल लेवल ऑफ ऐसे मीडिएटर्स पैदा करते हैं या ऐसे मार्कर्स पैदा करते हैं जिनसे बॉडी में डिस्कम्फर्ट होता है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियोसिस रिलेटेड ब्लोटिंग के सिम्टम्स या फ्लैचुलेंस के सिम्टम्स हमको दिखते हैं। अब अगर आप ये समझने की कोशिश करेंगे, खाने से या खाद्य पदार्थों से हम इन्फ्लेमेशन जिन भी फूड्स से कम कर सकते हैं, अगर हम वो जीवन में अपनाएंगे तो ये हो सकता है कि थोड़ा इन्फ्लेमेशन का लेवल हमारी बॉडी में घटे और एंडोमेट्रियोसिस के लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। बहुत ज़्यादा देखिए साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, पर जनरली जितने भी ताज़े फ्रूट्स हो गए या वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो नेचुरल सोर्स में एंटीऑक्सीडेंट्स में हाई माने जाते हैं, सारे ही फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स, सैलड्स में जो खाई जाती हैं ये, और जो डिफरेंट कलर्स की फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, जैसे आप समझ लीजिए लाल कलर की पोमेग्रेनेट हो गया या ग्रीन कलर की लीफी वेजिटेबल्स हो गई, रेड वाली लीफी वेजिटेबल्स हो गई, तरह तरह के येलो पिगमेंट वाले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए। तो जितने भी अलग कलरफुल नेचर ने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोवाइड करी हैं, दे आर जनरली वेरी हाई इन देयर लेवल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये जो फूड स्टफ है, जो एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं, ये बेसिकली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी में कम करते हैं, यानी कि इन्फ्लेमेशन के लिए ये लाभदायक हो सकते हैं। अब एंडोमेट्रियोसिस में जनरली बॉडी में इन्फ्लेमेशन हाई होता है, तो यदि आप फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपनाएंगे तो दिस मे हेल्प यू। बहुत ज़्यादा साइंटिफिक एविडेंस या ठोस साइंटिफिक एविडेंस देखिए खाने से रिलेटेड इतने शोध हुए भी नहीं हैं, और यदि हुए हैं तो उनका कोई ऐसा पक्का रिजल्ट आ गया हो, ऐसा नहीं है। बट येस, यू कैन अडॉप्ट more and more of fresh fruits, vegetables which are rich in antioxidants in your diet.
फिर दूसरा आता है प्रश्न कि क्या मैं सोया प्रोटीन्स या वीट रिलेटेड प्रोटीन्स अपनी डाइट में अच्छी मात्रा में ले सकती हूँ। अब देखिए, ये बात बहुत कॉमनली नोन है कि सोयाबीन या सोयाबीन के जो प्रोडक्ट्स हैं इनमें फाइटोइस्ट्रोजेंस हाई मात्रा में होते हैं, यानी प्लांट के जो ईस्ट्रोजन, प्लांट में जो ईस्ट्रोजन्स हैं जिन्हें फाइटोइस्ट्रोजन कहा जाता है, ये हाई मात्रा में होते हैं। ईस्ट्रोजन की अधिकता एंडोमेट्रियोसिस का कारण मानी गई है, पर अगर आप साइंटिफिक एविडेंस देखेंगे तो सोया प्रोटीन्स या सोया प्रोटीन्स का कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप एंडोमेट्रियोसिस के बढ़ने से या एंडोमेट्रियोसिस बढ़ाने में नहीं पाया गया है। इसीलिए आप नॉर्मल क्वांटिटीज़ में सोया प्रोटीन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो एंडोमेट्रियोसिस के लिए, जो कुछ ऐसे शोध हुए हैं तो पता लगा है कि ये प्रोडक्ट्स अवॉइड करने से हो सकता है एंडोमेट्रियोसिस थोड़ा सा उसकी बढ़त कम हो। और इनमें जो हैं वो है मेनली रेड मीट, यानी लाल मीट। अगर हो सके और आप नॉन वेजिटेरियन हैं और रेड मीट का सेवन ज़्यादा करते हैं तो अगर आप इसको अवॉइड कर सकेंगे तो बेटर है, और यदि आप बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इसको आपकी डाइट में कम इस्तेमाल करिए। इसी तरह से डेयरी प्रोटीन्स या मिल्क रिलेटेड प्रोटीन्स जो हैं वो भी कुछ लो लेवल ऑफ एविडेंस है कि वो भी एंडोमेट्रियोसिस के लिए नुकसान कर सकता है। तो डेयरी प्रोटीन्स, डायरेक्ट मिल्क वगैरह जो है वो थोड़ा आप अपनी लाइफ में लिमिट कर सकते हैं, बट मेन एविडेंस जो है वो रेड मीट के ही लिए पाया गया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक और स्पेशल कैटेगरी की। तो आजकल साइंस में बहुत सारा काम चल रहा है, बहुत सारे शोध और बहुत सारी रिसर्च हुई है कि जो हमारा खाने का मार्ग है, यानी मुंह से लेकर जो नीचे पूरा इंटेस्टाइन्स का रास्ता है जो कि नीचे एनस तक कंटिन्यू करता है, इसके अंदर जो एनवायरनमेंट है या जो हमारे जो खाने के रास्ते में जो अंतड़ी कहते हैं या इंटेस्टाइन कहते हैं, उसके रास्ते की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर करोड़ों और लाखों की संख्या में अलग अलग जीव और जंतु या बैक्टीरिया रहते हैं। इनमें से बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं ये हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, कुछ नहीं इम्पॉर्टेंट होते हैं, और ये बैक्टीरिया और हमारी इंटेस्टाइन के बीच में एक कांस्टेंट इंटरैक्शन चलते रहता है। इसको बोलते हैं गट माइक्रोबायोम। तो गट माइक्रोबायोम या जो हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर के रास्ते का जो एनवायरनमेंट है या जो इकोसिस्टम है, ये एक बहुत स्पेशल एरिया है आजकल रिसर्च का। ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों में जिनमें ये जो बैक्टीरिया हैं जो नॉर्मली इंटेस्टाइन्स के अंदर रहते हैं, ये बैक्टीरिया इन्फ्लेमेशन के लेवल को बॉडी में चेंज कर सकते हैं। हो सकता है किन्हीं लोगों में ये बैक्टीरिया कम मात्रा में हो या कुछ अलग बैक्टीरिया ज़्यादा मात्रा में हो या इनका बैलेंस ठीक ना हो, और इसकी वजह से शरीर में सूजन या इन्फ्लेमेशन की लेवल ज़्यादा होती है। इसको बोलते हैं गट माइक्रोबायोम की स्टडी। और ऐसा देखा गया है कि अगर हम कुछ ऐसे बैक्टीरिया की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएं जिनका बढ़ने की वजह से हमारी जो इंटेस्टाइन्स है या जो हमारी अंतड़ी में जो एनवायरनमेंट है उसमें सूजन कम हो, तो ये हो सकता है कि ओवरऑल जो ब्लोटिंग के सिम्टम्स हैं या जो फ्लैचुलेंस के सिम्टम्स हैं, एंडोमेट्रियोसिस में गैस बनने के जो पेट में दिक्कत होने वाली सिम्टम्स हैं, और एज सच ओवरऑल इन्फ्लेमेशन जो एंडोमेट्रियोसिस में है उसको भी हम रेगुलेट कर सकते हैं और कम कर पा सकते हैं, ऐसा अनुमान आजकल लगाया जा रहा है। इसीलिए कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो पेट के लिए, इंटेस्टाइन्स के लिए अच्छे माने जाते हैं, जैसे योगर्ट में जो बैक्टीरिया होता है या दही या इस तरह के जो बैक्टीरिया हैं, उनकी मात्रा बढ़ाकर अपनी डाइट में योगर्ट रिलेटेड या कर्ड या दही रिलेटेड सेवन थोड़ा आप ज़्यादा कर सकते हैं। या फिर कभी कभी आपके डॉक्टर्स आपको कुछ ऐसे मेडिकेशन देंगे या मेडिसिन देंगे जिनमें एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ ऑफ दैट बैक्टीरिया हायर क्वांटिटी में कॉन्सेंट्रेटेड हो, और इनको हम प्रोबायोटिक्स
नाम से मेडिकल वर्ड इनके लिए प्रोबायोटिक्स है। प्रोबायोटिक्स की मात्रा बढ़ाने से भी हो सकता है आपको इम्प्रूवमेंट महसूस हो। देखिए, बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं है, बट मैं अपने पेशेंट्स को यही समझाती हूँ, दोज हु आर क्रॉनिकली डिसेबल्ड विद एंडोमेट्रियोसिस, और जो लोग बहुत परेशान हैं एंडोमेट्रियोसिस और इसके रिलेटेड पेट वाले सिम्टम्स से, कि आप ट्राई करके देखिए। थोड़े मॉडिफिकेशंस अपनी डाइट में जो मैंने बताए हैं वो लाकर देखिए। ये एकदम से नहीं ऐड करेंगे, लेकिन ओवर लॉन्ग टर्म यदि आप ये लाइफस्टाइल में, डाइट में चेंजेस अपनाएंगे तो हो सकता है आपको आपके सिम्टम्स में थोड़ा रिलीफ महसूस हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। नमस्कार।